मैं हाँ पलिंदर सिंह विरमानी ते तुसीं वेख रहे हो साडा खास प्रोग्राम नजरिया। अज दा साडा ये नजरिया प्रोग्राम बेहद खास है क्योंकि अज असीं उन्हां लोकां दी गल करन वाले हां जिन्हां नूं मदद दी जरूरत है पर वो बेबस नहीं। उन्हां नूं खास सहूलतां दी जरूरत है पर वो बेचारे नहीं, लाचार नहीं। जी हाँ, सरकार वालों उन्हां नूं सहूलतां देण दे लख दावे तां जरूर कीते जांदे ने पर असल सच्चाई इस तो किते दूर है। जी हाँ, अज असीं गल कर रहे हैं अपाहज लोगों की, यानी पर्सनस विद डिसेबिलिटी दी। भावें अजिहे लोग किसी न किसी बीमारी के चलदियां तुरन फिरन तो असमर्थ ने पर फिर भी इन्हां विचों कई लोगों ने अपने दिमाग की शक्ति नाल अपने आप नूं इस थां ते पहुंचाया जिथे आम इंसान भी सोचण लई मजबूर हो जाता है। खास गल यह भी है कि अपाहज लोग अपनी अजिही जिंदगी जीउण लई मजबूर ने जिसकी तुसीं असीं कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्हां लोकां नूं हर रोज कई अजिहियां मुश्किलां नाल लड़ना पैंदा है जिन्हां ते सरकार वालों करोड़ों रुपए खर्च करने दे दावे कीते जांदे ने पर सहूलतां इन्हां लोकां नूं नहीं मिल पाउंदियां, जिस कारण अपाहज लोग हमेशा पुछदे ने कि की अपाहज होना गुनाह है। जी हां, रब ने जरूर अपाहज लोकां नूं कुछ कमजोरियां दित्तियां ने पर दिमागी तौर ते ये लोग किसे तो घट नहीं। अजिहे ही कुछ लोग साडे नाल अज प्रोग्राम नजरिया विच मेरा साथ देणगे ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ मौजूद ने कुछ खास मेहमान। एक करके उन्होंने ਦਾ सब तो पहला तारो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ करवा देना। सब तो पहला ਸਾਡੇ ਨਾਲ मौजूद ने निपुण मल्होत्रा जी जो कि को फाउंडर ਅਤੇ सीईओ ने निपमैन फाउंडेशन ਦੇ। निपुण जी बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम नजरिया ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ने फैजल अशरफ जी जो कि फ्रीलांसर ने डिसेबिलिटी इंक्लूजन ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ही विशेष नादी सोसाइटी ਦੇ कंसल्टेंट भी ने। फैजल जी ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम नजरिया ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ही ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ने एक इंटरनेशनल पैरा एथलीट जोगिंदर सिंह सलूजा जी। जोगिंदर जी आप जी का भी बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम नजरिया विच। इन्हां नाल गलबात दा सिलसिला अगे वधावांगे पर उस तो पहला तुहानूं एक अजिही वीडियो विखाउंदे हां जिस विच दिल्ली वर्गे शहरां विच भी अपाहज लोकां लई किस तरह दीयां सहूलतां मौजूद ने उस दी पोल खुल जाती है। और वेखदे हां सब तो पहला ही एक खास वीडियो। I was born with arthrogryposis, a rare congenital disorder which basically means that the muscles in my arms and legs haven't fully developed. Being a wheelchair user, I know the challenges people with disabilities face while traveling through public transport in Delhi. The payment here ends with a step. I'm now crossing the zebra crossing as I want to go to the other side. Not only is the public transport completely inaccessible, but pavements, footpaths and zebra crossings are also not really made according to the needs of persons with disability. Me crossing it has been futile because there's no slope here taking me to the other side, but instead a step. And now the signal is going to go green and I'm stuck on the main road with no option. That's why I'll have to rush to the other side. And it becomes not only frustrating, but at times even humiliating. Let me now show you what a person with a disability goes through while traveling every day through Delhi. Bus stops themselves are inaccessible. Look at the surface, there's no way for me to go up. Broken tiles. I cannot even reach this bus stop here because there is no ramp, but instead a huge step. There are a few bus stops that are accessible, but even if I get to those bus stops, unfortunately most buses are not low floor buses with ramps but buses with steps. So it's impossible for a person with a disability to really enter those buses. The few buses that do have ramps, that are the low floor buses, do not have drivers that have been properly trained and sensitized on how to make a person with a disability enter. But look at this, it's a broken ramp. I do not really know what I'll do. There's a wheelchair logo here, but it's clearly not disabled friendly. ट्रेनिंग आपको कोई नहीं मिलती है, तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम होगी वो ऊपर कैसे चढ़ेगा जिसका नाम है, आपको ट्रेनिंग नहीं मिलती। आपको ट्रेनिंग मिलती है नहीं, लोगों को ऊपर कैसे चढ़ाना है, इनको कैसे अंदर ले जाना है। नहीं, ये तो बस यही बता रखा है, इसको नीचे डालो, नीचे आ जाएगा तो वो ऊपर। तो कोई ट्रेनिंग अलग से नहीं है? अलग से कुछ नहीं। The Delhi Metro is famed for its accessibility. But how do I really enter the station? You can look at a step as soon as one is entering a station. Let's have a look at this metro station that I am visiting today. It has a step to enter a lift. Now why do buildings or metro stations or anything else have lifts? To avoid steps. So what sense does it really make to have a step to enter a lift? So we now are at Town Hall
ये लिफ्ट है ऊपर जाने के लिए? अभी वैसे भी ऊपर नहीं है 12 बजे के बाद। नहीं, पर वैसे ऊपर जाने के लिए कोई तरीका है मतलब व्हीलचेयर के लिए? नहीं. So unfortunately, I'm not only deprived of the book, the coffee, but of my single malt too. There's no way to go up here. There's no lift. Not only are there too many steps, but I would like to highlight here that the passage through the steps is also very narrow. कि मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा ना, सीढ़ियाँ हैं और वहाँ पे तो स्टिकर लगाया हुआ है डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट का, इसलिए मैं वो पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे बाथरूम जाना है मैं कैसे जाऊँ? अंदर है अलग विकलांग लोगों का टॉयलेट? नहीं है. So I think this is the story of India really, where there are stickers outside which show a disabled friendly toilet, but there's obviously a step leading up to the toilets and people don't even know whether there's a disabled friendly toilet. There's a huge story of steps here too. Again, not again. I did not really have too many friends in school because people with disabilities, people did not know how to react to people with disabilities. And my only weekly outing used to be an outing to a restaurant where my parents used to take me to every Friday evening. I used to insist that my parents take me to a new restaurant every Friday evening. And what I did not realize for many years is that every Thursday they used to actually go around visiting restaurants to check which one is accessible to take me on a Friday so that I don't have to go through the humiliation. Change cannot really happen through one law, through one market, making itself accessible. But each and every one of us ensuring that we treat people with disabilities like complete human beings and not even give them sympathy, but just simple empathy, because we the disabled are also a part of India just like anybody else is, and we want to be treated like equals, nothing else. So ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਨਿਪੁਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਪੁਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇहद ਉਮਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, पर आखिर ये हो की रहा है क्योंकि सरकार दावे तो बहुत कर दिया पर असल सच्चाई कुछ और ही सामने आ रही है। तुसी की कहोगे? बिल्कुल, आई थिंक आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये जो वीडियो जो मैंने बनाया था जिसमें मैं दिखा रहा था कि रोड की स्थिति कितनी बुरी है दिल्ली में, उसके पीछे तो एक इनफैक्ट सरकार के कानून की एक कारण है। 2016 में जब दिल्ली सरकार पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ऑड इवन स्कीम अनाउंस कर रही थी, मुझे पता नहीं अगर आपने ऑड इवन स्कीम के बारे में सुना है, दिल्ली में जो आई थी जिसमें ये बोला गया था कि एक दिन और गाड़ी चलेगी, एक दिन इवन गाड़ी चलेगी। उसमें मैंने और काफी अलग अलग विकलांग लोगों ने दिल्ली सरकार को ये देखा था कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो होते हैं उनको एक एग्जेम्पशन मिली जानी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में सड़क बहुत खराब है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब है, तो आप ऑड इवन के कारण बाकी लोगों के लिए एक ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे तो हो जाएगा, बट हमारे जैसे लोगों के लिए तो एक ऑल्टरनेटिव स्टे एट होम डे हो जाएगा। पर दिल्ली सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने मेरे को मीटिंग के लिए बुलाया, तो मीटिंग में ऐसी जगह पे बुलाया जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में कोई लिफ्ट भी नहीं थी। तो मुझे बहुत दुख आया कि दिल्ली सरकार इतना कैजुअली दे रही है पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। तो मैं कैमरा के साथ गया, पूरा दिल्ली घूमा और मैंने दिखाया कि क्या खराब स्थिति है दिल्ली की। और बाद में मुझे दिल्ली हाईकोर्ट भी जाना पड़ा, और दिल्ली हाईकोर्ट जब मैं गया, वैसे तो बोला जाता है कि कोर्टों में केस महीनों या सालों के लटक जाते हैं, पर दिल्ली हाईकोर्ट को भी ये समझती कि दिल्ली सरकार कितनी नाइंसाफी कर रही है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के खिलाफ, कि एक दिन में ही उन्हें एग्जेम्पशन अनाउंस कर दी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑड इवन से एग्जेम्प्ट है। तो ये जो वीडियो है उसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण है उस हिसाब से। और जो दूसरा वीडियो था जो आप दिखा रहे थे दिल्ली में खान मार्केट का, खान मार्केट काफी मशहूर मार्केट है दिल्ली की, उसमें मैं यही दिखाना चाहता था कि जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में था, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के खिलाफ बहुत भेदभाव तो होता था, क्योंकि लोग को पता नहीं था कैसे इंटरेक्ट करें पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ। और वो वीडियो में भी मैंने यही बोलता हूँ मैं, आई थिंक आपने पूरा वीडियो नहीं दिखाया, पर एग्जाम्पल दिखाया था कि जब मैं हर फ्राइडे को मेरे पेरेंट्स मेरे को कोई रेस्टोरेंट लेके जाते थे बाहर खाना खिलाने के लिए, और मैं उनके साथ हमेशा ये जबरदस्ती करता था कि मेरे को हर फ्राइडे नए रेस्टोरेंट जाना है। मुझे इतना नहीं पता था कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हर थर्सडे वो अलग अलग रेस्टोरेंट जा रहे हैं और देख रहे हैं कौन सा रेस्टोरेंट एक्सेसिबल है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स की स्थिति इतनी बुरी थी। अब तो
देश आगे बढ़ गया है, उससे 20 साल आगे समय आ गया है, पर स्थिति अभी यही है, एक्सेसिबिलिटी उतनी ही खराब है, और मैं वही दिखाना चाहता था इस वीडियो के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल निपुण जी, आपने ये वीडियो बहुत ही समझदारी से बनाई है, इसमें कोई शक नहीं है, जिससे सरकारी पोल तो खुलती ही है, साथ ही आम लोगों की भी आंखें खुलती हैं। फैसल अशरफ जी, अब मैं आपके पास आऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहोगे कि क्योंकि एक आम आदमी की तरह आप भी टैक्स भरते हैं, पर एक विकलांग को वो सहूलतें क्यों नहीं मिल पाती, क्या कहेंगे आप? सर मुझे लगता है, मतलब आई एम ऑल्सो अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, माई डिसेबिलिटी इज राइट फ्रॉम द बर्थ, एंड जी बीइंग अ व्हीलचेयर यूज़र काफ़ी सारे चैलेंजेस देखे हैं। स्कूल एक्सेसिबल नहीं था, और स्कूल इतना सेंसिटाइज नहीं था, पहले तो वो रेडी ही नहीं थे मुझको एडमिशन देने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि अगर वो मुझे एडमिशन देंगे तो शायद उनके लिए मैं बर्डन बन जाऊंगा। क्योंकि मुझे याद है जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मैं ही एक अकेला बच्चा था जिसको डिसेबिलिटी थी, बाकी सारे नॉन डिसेबल बच्चे थे। तो स्कूल के लिए एक चैलेंज था शायद, एंड जिसको हम एक और चैलेंज की भी हम बात करते हैं, जो एटीट्यूडनल बैरियर हैं। देयर आर वेरियस बैरियर्स, बट एक एटीट्यूडनल बैरियर भी है हमारे समाज में। तो स्कूल का एटीट्यूड यही था कि अगर इनको लेंगे तो ये बर्डन बनेंगे, और ये शायद बार बार वॉशरूम जाने के लिए बोलें तो हम कैसे पढ़ाएंगे। और तो मेरी मम्मी ने काफ़ी फ़ाइट की स्कूल वालों से, और उनको ये भरोसा दिलाया कि आप एक बार एडमिशन दे के देखिए, जो आप सोच रहे हैं, जो आप अज्यूम कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, वो शायद गलत साबित हों। तो जब उन्होंने फिर एडमिशन दिया तो कुछ दिन के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि ये बच्चा तो वॉशरूम नहीं जा रहा है या इतने परेशान नहीं कर रहा है। तो फिर उन्होंने मेरी मम्मी को बोला, मेरी मम्मी मेरे साथ ही थी लगभग 1 हफ्ता, मुझे याद है, कि अब आप मत आइए, अब आप सिर्फ इनको छुट्टी पे लेने के लिए ही आइए। और लेकिन मुझे याद है पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक मैंने अपने स्कूल का वॉशरूम यूज़ नहीं किया, शायद मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि एक शायद एक माइंड ही बन गया था कि जब एक्सेसिबल नहीं है तो जा कैसे सकते हैं। तो वो एक रूटीन सेट हो गया था कि मॉर्निंग में जाके जिस सीट पे बैठना है उसी सीट से वापस आके आ जाना है घर पे, और कुछ वॉशरूम वगैरह यूज़ नहीं करना है। तो फिर उसके बाद कॉलेज आते आते भी काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। एक्सेसिबिलिटी वाज अ मेजर चैलेंज, आना जाना काफ़ी मुश्किल था, मैं एब्सेंट भी होता था स्कूल में और कॉलेज में। और बचपन से डिसेबिलिटी होने के बाद भी मुझे डिसेबिलिटी राइट्स के बारे में नहीं पता था, अपनी डिग्निटी के बारे में नहीं पता था। पहले मैं काफ़ी सालों क्रॉल भी किया, और क्योंकि एक्सेसिबल नहीं थी चीज़ें तो मुझे पता था कि व्हीलचेयर यूज़ करना तो बहुत ही मुश्किल है। अगर कहीं हमें रोज़ जाना है, स्कूल जाना है, और वहाँ पे 4 सीढ़ियाँ हैं तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। और शायद इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी उस ज़माने में कि लोग बात करें डिसेबिलिटी को लेके, और उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस चीज़ पे नज़र डालें। तो एक्सेसिबिलिटी, फिर लोगों का एटीट्यूड, और ऐसा भी था कि मेरी जो डिसेबिलिटी है तो वो विजिबल है। तो जब भी बचपन से ही जब भी कोई घर में अगर आ रहा है या अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ अटेंशन बन रहा हूँ, और लोगों का रिएक्शन कुछ इस तरह का है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया इनके पैरों में, और मतलब वो शक्ल पे कम ध्यान दे रहे हैं और मेरे लेग्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल फैसल जी, बहुत दुरुस्त फरमाया आपने। जोगिंदर जी, हुण मैं तुहाडे कोल आवांगा। जिस तरह नाल फैसल जी ने कहा कि आम लोग अपाहज लोकां नूं अपनी जिंदगी विच ਉਹ ਥਾਂ नहीं ਦਿੰਦੇ जो होरना लोकां नूं दिंदे ने, ते फिर ਵੱਖਰੇਪਨ ਦਾ एहसास हमेशा अपाहज लोकां नूं हमेशा करवाया जाता है। की कहोगे तुसीं?
ਬਲਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਜ਼ਲ ਨੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਸੇਬਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਿਸੇਬਲ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਜਦ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਧਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਗਰ ਨਾਰਥ ਦਿੱਲੀ, ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਮਨਾ ਪਾਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਮਰਜੋਤੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਮਿਸਿਸ ਉਮਾ ਤੁਲੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਿਸੇਬਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਕਲੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਧਰ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਏਬਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਮਰਜੋਤੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ। और जब मैं अमरजोती एडमिशन लिता तो मतलब उधर मैं अपने आप को भाग्यशाली फील करदा कि उधर मतलब मैनू मतलब पॉजिटिव रहा सब कुछ, ते अपना उधर व्हीलचेयर भी सीगी, मेरे वर्गे बच्चे सीगे, एक माहौल मिल गया मतलब कहंदी है ना। तो एक बड़ा अच्छा ही प्रोग्राम आया सत्ते में जाते थे आमिर खान ने, जिहदे विच मैं आया भी सब तो पहला, ते ओहदे विच एक स्कूल दिखाया सी अमरजोती चैरिटेबल ट्रस्ट, ते ऑफ द स्कूल पूरी दिल्ली विच ते होने चाहिए ने, पूरे इंडिया में मैं अपना दसना चाहूंगा उस होने चाहिए, क्योंकि जो बेस मजबूत होता है ना वो स्कूलों से ही होता है। जो बच्चा मजबूत होता है दिमागी रूप तो वो होता है स्कूलों तो, माँ बाप भी कोशिश करते हैं कि ऐसा जो स्कूल मिल जाए तो जिथे अपना बच्चा पढ़ के अपना उधर पढ़ के कुछ सीख के और अपना कॉलेज च एडमिशन लै सके। तो कॉलेज से एक दूर का एक सपना होता है हैंडीकैप बच्चे बंदियां लई, लोको मोटर डिसेबिलिटी, जिफो जी मैनू डिसेबिलिटी है, जिफो जी अपना मल्होत्रा जी नूं डिसेबिलिटी है, जिफो जी अपना फैजल नूं डिसेबिलिटी है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ डिसेबिलिटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ 0/0 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਏਬਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਮਰਜੋਤੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਜੀ। ਬਲਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਮਰਜੋਤੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆਦਿ ਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ 2-4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ। ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡੀਕੈਪ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੈਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੋਲੀ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਦਿਮਾਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ ਦਸੰਬਰ ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਟੀ.ਡੀ. ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ, डिसेबिलिटी कमिश्नर दिल्ली की पोस्ट तो हाले तक आज दी डेट तक कोई कमिश्नर नहीं है डिसेबिलिटी का दिल्ली विच। दसो किन्नी मतलब बेपरवाहियां ने गवर्नमेंट दियां। बिल्कुल जोगिंदर जी बिल्कुल ठीक है तुसी, क्योंकि गुस्सा आना स्वाभाविक है। निपुण जी बार बार बात करने से ये पता चल रहा है कि स्कूल जो सब बच्चों को एक जैसी शिक्षा देने का दावा करते हैं, वही आज स्कूल अपाहज बच्चे और आम बच्चों में ऐसा फर्क रख रहे हैं जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये तो साफ साफ कहा जा सकता है। ऐसा क्यों है? क्यों स्कूल खुद हमारे समाज को यह समझाने में फेल हो रहे हैं कि इन बच्चों को और ज्यादा संभाल कर रखने की जरूरत है? क्योंकि फैजल जी, जोगिंदर जी का यहाँ गुस्सा भी जायज है, क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से गुस्सा बिल्कुल जायज है, और आई थिंक जो फैजल और जोगिंदर जी ने जो कहानी अपनी बताई है, ये सबकी कहानी है। जब मेरे को स्कूल जाने का समय आया था, मेरी माँ भी 10-12 स्कूल गई थी और स्कूलों ने मुझे रिजेक्ट किया था, क्योंकि वो एक बोझ को नहीं लेना चाहते थे। बिफोर एक स्कूल ने फाइनली मुझे एक्सेप्ट किया, और ये आई थिंक हर इंडियन डिसेबल्ड इंसान की कहानी है। स्कूल में प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। आई थिंक जैसे एजुकेशन बोर्ड्स होते हैं, CBSE, ICSE और बाकी एजुकेशन बोर्ड्स, वो हर स्कूल में कोई ना कोई कंडीशंस लगाते हैं अक्रेडिटेशन के लिए ना, कि आपको CBSE का अप्रूवल है कि नहीं।
जस्ट लाइक दैट डिसेबिलिटी के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस होनी चाहिए कि क्या स्कूल डिसेबल लोगों के खिलाफ कोई भेदभाव तो नहीं कर रहा, क्या पूरा एक्सेसिबल है कि नहीं, और अगर वो चीजें करें तो बहुत मदद मिलेगी। और मेरे ख्याल से क्राइसिस भी जब आती है, जैसे कि कोविड की अब जब क्राइसिस आई है, तब क्या स्कूल्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज का ध्यान रख रहे हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे। मेरे को हर दूसरे दिन पर्सन विद डिसेबिलिटीज के पेरेंट्स का फोन आ रहा है कि कोई हमारे लिए प्रोविजन नहीं है। पहले स्पेशल एजुकेशन के साथ कोई इंटरेक्शन होती थी, अब तो बिल्कुल नहीं होती। डेफ लोगों को साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं उस हिसाब से। और मेरे ख्याल से एक दूसरा प्रॉब्लम भी है जो सॉल्व करना चाहिए कि एक तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को सेंसिटाइज करना चाहिए, सॉरी इंटरेस्ट पूरा फैसिलिटी देना चाहिए, बट बाकी लोगों को भी पूरा सेंसिटाइज करना चाहिए। जैसे फैजल ने बोला कि वो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक पूरा स्कूल जाते थे, अपनी सीट पे बैठ के वापस आ जाते थे। मेरी कहानी भी ऐसी थी, बिकॉज स्टूडेंट्स को भी नहीं पता था कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए। अब स्कूल में काफी नए नए सब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसे एनवायरमेंट एजुकेशन आ रहा है, सेक्स एजुकेशन आ रहा है। वैसे डिसेबिलिटी एजुकेशन भी क्यों ना इंट्रोड्यूस किया जाए कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में बाकी लोग भी पूरी तरीके से सेंसिटाइज हुए। शायद कोई मशहूर डिसेबल्ड लोग जो हैं इंडिया के, जैसे पैराथलीट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, एक्सेट्रा, उनकी कहानियां पढ़ाई जाए कि लोगों को भी प्रेरणा मिले कि कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो हमसे अलग नहीं है। मुझे याद है स्कूल में एक बार किसी ने मेरे को पूछा था, एक जर्नलिस्ट ने, जब मैं स्कूल में था, कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी को कैसे लगता है, और मैंने उनको एक जवाब दिया था कि तकलीफ तो सबकी होती है, फर्क सिर्फ यही है मेरी दिखती है, दूसरों की दिखती नहीं है। और आई थिंक पूरी देश में हमें ये बनाना चाहिए कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को समझा जाए और उनकी परेशानियां दूर किया जाए कि वो भी, अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो पूरे 100% भारत को साथ में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हम डिसेबल लोगों को पीछे अगर हटाएं तो खाली डिसेबल लोगों को नुकसान नहीं है, पर पूरी देश का नुकसान है। बिल्कुल। फैजल जी, आप एक संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, नाम है विशेष। विशेष संस्था किस तरह से डिसेबल लोगों की मदद करती है, ये जरूर बताइए। जैसा कि यहाँ पे हम लोग स्कूल लेवल के चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह जब पढ़ाई पूरी होने के बाद जब एक इंसान एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, जॉब के लिए जाता है, तो उसको वहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात कि जितनी भी कंपनीज हैं वो उसमें अगर आप देखें कि बहुत ही कम परसेंटेज होता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का जो वहाँ पे काम करते हैं। बट अभी कुछ सालों में थोड़ा सा इंक्लूजन बढ़ा है, और जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं खासतौर पे वो आगे आई हैं एंड उन्होंने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के नीड्स को समझा है और उन्होंने हायर करना शुरू किया है। लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे नहीं है। और जैसे हम लोग यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि स्कूल में जो एक्सेसिबिलिटी होती है, चाहे वो एंट्री हो या वॉशरूम हो या बाकी सारी जो चीज़ें हम स्कूल में यूज़ करते हैं, उसी तरह किसी कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल बीइंग अ व्हीलचेयर यूज़र, अगर मैं किसी एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ बट उस कंपनी का जो एंट्री पॉइंट है वो एक्सेसिबल नहीं है, या वहाँ पे 1 इंच का भी थ्रेशोल्ड है, जो शायद मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि मैं व्हीलचेयर यूज़र हूँ। उसके अलावा क्योंकि मुझे वहाँ पे काम करना है तो मुझे पूरा दिन वहाँ पे रहना है। अब मुझे पूरा दिन वहाँ रहना है तो मुझे वहाँ का वॉशरूम भी यूज़ करना है, वहाँ का कैफेटेरिया भी यूज़ करना है। और तो हमारी जो संस्था है जिसके साथ मैं काम करता हूँ, विशेष के साथ, हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, कंपनीज़ को सेंसिटाइज करते हैं कि समझो पहले डिसेबिलिटी क्या है। उसके बाद जब वो फिर, और उनको हम बोलते हैं कि अपनी कंपनीज़ में इंक्लूजन क्रिएट करिए, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक व्हीलचेयर यूज़र की नीड है कि रैंप हो, लिफ्ट हो, वॉशरूम एक्सेसिबल हो। इसी तरह जैसे निपुण जी ने मेंशन किया था कि ब्लाइंड लोगों की भी एक स्पेसिफिक नीड है, डेफ लोगों की भी एक स्पेसिफिक नीड है। तो अगर किसी कंपनी में मान लीजिए कोई डेफ काम करते हैं और वहाँ पे कोई साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर नहीं है, या वहाँ पे किसी को साइन लैंग्वेज नहीं आती, तो उनको तो बहुत प्रॉब्लम होगी काम करने में, क्योंकि डेफ लोगों का सिर्फ यही एक चैलेंज है, लैंग्वेज बैरियर उनका एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी तरह ब्लाइंड्स के साथ भी वो
वो भी हमारी तरह सब कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन उनको उनके लिए जो एक स्पेसिफिक सोल्यूशन है कि वो भी कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, बट उनको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, उनको जॉस की जरूरत है, उनको एनवीडीए की जरूरत है, जिसके थ्रू वो आसानी से काम कर सकते हैं। तो अगर हम प्रॉब्लम्स की हमेशा बात करते हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि, लेकिन कई बार अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, जैसे अगर मैं चल नहीं सकता तो मैं रोल कर सकता हूँ, ये मेरा सॉल्यूशन है। एंड बहुत साल से मैं रोल कर रहा हूँ, और रोल करते करते मैंने अपनी पढ़ाई करी, और 7 साल से ज़्यादा हो गए मुझे काम करते करते भी। इसी तरह जो दूसरी डिसेबिलिटीज़ हैं, चैलेंजेस ज़रूर हैं, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी का हो या एटीट्यूडनल बैरियर हो या जो भी चैलेंज है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन भी है। तो अगर हम सॉल्यूशन को जानना बहुत जरूरी होता है आम इंसान को, क्योंकि वही सॉल्यूशन जो है आम इंसान देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। जोगिंदर जी तो डॉक्टर जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार अगर ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਸ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਫੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਨੋਰਮਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਤੀ ਜਾਏ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਐਂਡਰੋਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪਾਣ, ਆਪਣਾ ਕਾਸੀ ਲੈ ਪਾਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੈਜ਼ਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੀ ਮੰਮਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਨੁਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੰਨੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬਥੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹਾਲੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਆਫਿਸ, ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਕੌਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਨੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜਤਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ठीक है ना। ये चीज का बहुत ज्यादा सोचने की लोड़ हैगी है जी। ठीक है निपुण जी, साल 2015 5 साल पहले की अगर बात करूं तो आपने एक केस किया था एक पब के ऊपर कि उन्होंने आपके ऊपर आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी थी और फिर आपने उनके ऊपर एक केस भी किया था। आखिर क्या था वो पूरा मामला, यहाँ पे खुल के बताइए प्लीज। तो इनफैक्ट मेरे को अभी भी वो तारीख भी याद है, 6 मार्च 2015 की बात है, क्योंकि इतना ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। होली का दिन था, मेरे यार दोस्त एक रेस्टोरेंट में थे, एंजॉय कर रहे थे, और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उनको जाके ज्वाइन कर लूं
उनके साथ और एक अच्छी शाम बिता दूं, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज की भी वही ख्वाहिशें होती हैं जो और किसी की होती है ना। तो लोगों को लगता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंजॉय नहीं करना चाहते, लाइफ पूरी तरीके से जीना नहीं चाहते और सब एक्सेट्रा। बट जब मैं वो रेस्टोरेंट में पहुंचा तो जो रेस्टोरेंट का मैनेजर था उसने मुझे बोला कि हम आपको अंदर अलाउ नहीं कर सकते। तो मैंने बोला क्यों नहीं कर सकते? तो उसने बोला नहीं हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, हमारा माहौल खराब हो जाएगा अगर हम आपको अंदर अलाउ करें व्हील चेयर यूजर को। मेरे को बहुत दुख आया और मुझे वो थोड़ा गुस्सा भी आया, और आना भी चाहिए, क्योंकि 70 साल आजादी के बाद अगर कोई ऐसे इंसान को अलाउ नहीं किया जा रहा है बस क्योंकि उनकी कोई शारीरिक विकलांगता है तो बिल्कुल गलत है। और मैंने व्हीलचेयर अपनी अंदर लेके कोशिश की तो उन्होंने मेरी व्हीलचेयर खींच के बाहर निकाल दी। और अगर व्हीलचेयर खींच के से बाहर निकाल रहे हैं तो इंसान को मैन हैंडल करने के समान ही हो गई बात, तो और मेरे लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग भी था। कोई अपने दोस्तों के सामने ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखना चाहता है ना, क्योंकि दोस्तों के सामने भी इंसान को लगता है कि मैं थोड़ा नीचा हूं अगर मैं बाहर का समाज इंसान के साथ ऐसे कर रहा है। तो मैंने ट्विटर पे ट्वीट लिख दिया उसके बारे में, और उन लोगों ने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया, पर उस स्थिति ने मेरे को ये भी दिखाया कि दुनिया में अगर ऐसे इतने खराब लोग हैं तो बहुत अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने ट्विटर में मेरा सपोर्ट करने लग गए, मीडिया चैनल को इन्हें ये इश्यू कवर करने लग गए, और दिल्ली सरकार ने एक इंक्वायरी भी बिठाई और इंक्वायरी मेरे फेवर में आई। पर उसके बाद मुझे लगा कि ये ऐसी चीज तो किसी के साथ भी हो सकती है, तो क्यों ना कोई इंस्टीट्यूट चेंज लिया जाए कि आगे किसी के साथ ये ना हो। तो मैंने क्या किया कि जोमैटो का नाम सुना होगा आपने, जो इंडिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट एग्रीगेटर है। जोमैटो के साथ मैंने काम किया फीचर एक्सेस फिल्टर रेस्टोरेंट में लाने के लिए, और इससे मेरे ख्याल से दो चीजें होती हैं। एक तो वो रेस्टोरेंट आइडेंटिफाई करते हैं जो व्हीलचेयर एक्सेसिबल है कि नहीं, और दूसरा जब रेस्टोरेंटों को भी और पबों को भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आप क्या व्हीलचेयर एक्सेसिबल हो कि नहीं, और सब उनकी एक दिमागी सोच में भी एक बहुत बदलाव आता है उस हिसाब से। तो वो दिन मेरे लिए बहुत खराब। इस तरह के मामले खत्म हुए उस इंसिडेंट का जो आपने जी निपुण जी, मेरा सवाल अब ये है कि क्या आपको लगता है कि उस इंसिडेंट के बाद इस तरह के मामले खत्म हुए? क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं है, हो सकता है पूरे भारत में या पूरे विश्व में ऐसी बहुत सारी जगह होंगी जहां डिस्क्रिमिनेशन होता है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी होता रहेगा। क्या परिणाम निकला? देखो, परिणाम एक तो ये निकला कि जोमेटो ने वो व्हीलचेयर एक्सेस फिल्टर की है, काफी अवेयरनेस बढ़ी, 2 दिन के लिए काफी बातचीत हुई मीडिया में, तो थोड़ा बदलाव तो जरूर आया, और मेरे ख्याल से हर चीज से थोड़ा बहुत बदलाव आता है। बट अगर आप बोलें कि उससे के कारण क्या पूरी डिस्क्रिमिनेशन समाज में बदल गई, तो मेरे ख्याल से नहीं। कोई भी एक इंसिडेंट के कारण समाज में डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हो जाती। जब गांधी जी ट्रेन से निकाले गए थे साउथ अफ्रीका में, उसके बाद ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन पूरी खत्म हो गई। बट मेरे ख्याल से हर इशू में अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज जिनको डिस्क्रिमिनेशन होए, वो उसके बारे में अपनी आवाज उठाएं और उसके खिलाफ लड़ें, तो हर इशू के बाद थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन कम होने लग जाती है, क्योंकि लोगों के अंदर भी थोड़ा शर्म आने लग जाती है कि हमें इन पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अगेंस्ट ये नहीं करना चाहिए। और सेकेंडली लोगों को ये भी पता चलता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। उसके अलावा 2016 में एक कानून भी आया है, जो नया राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जिसमें 6 महीने की जेल तक हो सकती है किसी की अगर कोई डिस्क्रिमिनेट करे पर्सन विद डिसेबिलिटी के अगेंस्ट। उसका ये मतलब नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गई है। हमारे नेशनल लीडर भी कहीं काफी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी से, तो बट बदलाव धीरे धीरे आता है, एक बार में तो नहीं आता। बिल्कुल, मुझे याद है जब बराक ओबामा की यहाँ भारत में फेरी हुई थी, भारत में दौरा किया था बराक ओबामा ने, अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, तब आपने एक सवाल उनको किया था कि आपके मेंटोर कौन है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके मेंटोर कौन है, क्योंकि आज आप एक को फाउंडर CEO हैं नेपमैन फाउंडेशन के। मेरे ख्याल से मेरे मेंटोर तो मेरी माँ है, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था डॉक्टरों ने ये बोला था कि निपो ने एक वुडन डॉल की तरह जिंदगी जिएगा, या जीती हुई गुड़िया की तरह जिंदगी जिएगा, पर उनने कभी हार नहीं मानी और वो मेहनत करते गए, और उनने आई थिंक मेडिकल डॉक्टर्स को भी गलत प्रूफ कर दिया उस हिसाब से, और उनसे ही मुझे प्रेरणा मिलती है कि कभी भी कोई भी स्थिति में कभी हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर आप आगे बढ़ते रहो, लड़ते रहो, अपनी आवाज उठाते रहो, तो बदलाव जरूर आएगा। बिल्कुल। फैसल जी, आपको क्या लगता है कि ये बदलाव इतना आसानी से आ पाएगा? क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद भी लोगों की मानसिकता को बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता अभी भी बहुत पीछे है। वो डिसेबल लोगों को एक ऐसी नजर से देखते हैं जिस नजर से एक आम इंसान को नहीं देखना चाहिए। आम लोग ही मानने चाहिए, आम इंसान मानना चाहिए कि जो उनमें खूबियां हैं वो इस शख्स में भी खूबी है।
लेकिन एक खूबी जो है वो छुपी हुई खूबी है, वो हर कोई नहीं देख सकता। फैजल जी। सर मुझे लगता है कि मतलब बदलाव शायद आएगा, एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम सभी को शायद लड़नी पड़ेगी। और क्योंकि ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन है या एटीट्यूड है या बैरियर्स हैं या जो भी समाज में इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता मेन स्ट्रीम में, तो उसके लिए एक तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। और क्योंकि जब तक किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं होगी, किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा, तो फिर कैसे लोगों की माइंडसेट चेंज होंगे। या इसमें मीडिया का भी एक बहुत बहुत बड़ा रोल हो सकता है। जैसे कई बार देखा जाता है, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे मीडिया में और हमारे बॉलीवुड में काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ बनी हैं जिसमें किसी डिसेबिलिटी को पोर्ट्रे किया गया है, लेकिन इस ढंग से किया गया है जो कि शायद ठीक नहीं था, जिसका जो मैसेज है वो बहुत गलत गया है। क्योंकि हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये भी है कि हम लोग किसी चीज़ के बारे में मतलब पढ़ना या रिसर्च नहीं करना चाहते, हम लोग जो देखते हैं वो हम मान लेते हैं। तो एक अगर बड़ी पॉपुलेशन ने कोई ऐसी मूवी देखी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके अंदर जो भी दिखाया गया वो उन्होंने मान लिया। और इसके अलावा क्योंकि इंडिया में जैसे बहुत ज़्यादा कल्चर्स हैं और बिलीफ सिस्टम है, तो बहुत सारे कल्चर्स में और ऐसा भी माना जाता है कि डिसेबिलिटी तो पुराने जन्मों का पाप है और ऐसा है। तो वो जो एक सोच है, पुरानी सोच है जो शायद चली आ रही है। और एक और वजह शायद ये भी है कि जो एक गैप है एक पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक नॉन डिसेबल्ड के बीच में, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, जैसे कई बार मेरी आई लव मेकिंग फ्रेंड्स, तो कई जब मुझे कोई नया फ्रेंड मिलता है तो मैं उनको पूछता हूँ कि डू यू हैव एनी फ्रेंड विद डिसेबिलिटी, तो दे से कि यू आर द फर्स्ट वन। तो फिर मैं उनको पूछता हूँ स्कूल में भी कोई नहीं था, कॉलेज में भी कोई नहीं था, एंड जब से आप काम कर रहे हो 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी, मतलब 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज हैविंग डिसेबिलिटी, बट फिर भी हम कहाँ गायब हैं? क्यों नहीं हम साथ साथ चीज़ें कर रहे हैं? तो जब तक चीज़ों के अंदर इंक्लूजन नहीं होगा और जो ये समस्याएं हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक व्हीलचेयर यूज़र है जो बाहर जा सकता है इंडिपेंडेंटली, लेकिन बाहर बैरियर्स की वजह से, कि उसको पता है ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं है, उसको पता है जो जहाँ पे उसको जाना है वो जगह एक्सेसिबल नहीं है, तो शायद ऐसी बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या है। तो ये सोच के ही ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए हमने बिल्कुल अपने प्रोग्राम की शुरुआत में निपुण जी की बनाई हुई एक वीडियो यहाँ पे जरूर दिखाई थी। जोगिंदर जी, आपने तुसी भी ओवली एक वीडियो देखी होगी, उस विच बहुत सारियां चीज़ां निपुण जी ने बहुत बारीकियां नाल दिखाइयां, बहुत खूबियां नाल दिखाइयां ने। कि सब तो पहला था वो एक ट्रांसपोर्ट सर्विस लैंदे ने जिथे कि ट्रांसपोर्ट जिहड़ी जगह हैगी है उत्थे भी पर्सनस विद डिसेबिलिटी दे लई जो सहूलतां होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ नहीं ने। अगर उस तो बाद असी प्राइवेट टॉयलेट्स की गल करिए तो उत्थे भी सहूलतां दे नां ते कुछ भी नहीं दिखाई दिंदा, लेकिन सहूलतां उत्थे जरूर लिखियां गईयां ने कि इत्थे सहूलत तुहानूं मिलेगी, लेकिन नहीं है। किते ना किते तुहानूं नहीं लगदा कि एक आम लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है? जी देखो, मैं तुहानूं दसना चाहूंगा, एक पिक्चर जिवें देखण जांदा है कोई नॉर्मल इंसान, वो जज चाहे जा सकता है। एक हैंडीकैप बंदा जे पिक्चर देखण जाना चाहे ना लोकोमोटर डिसेबिलिटी दे नाल, ते वो सपना सपना बन के ही रह जाता है इंडिया विच। ते देखो साडी देश दी राजधानी दे विच जब यह चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही, ते जेड़े बच्चे पिंडां विच रहिंदे है, गांवां च रहिंदे है, वो किवें यह सपना भी किवें देख सकते हैं? जे साडे वर्गा बंदा यह सपना देखना चाहे
कि ਅਸੀਂ मूवी देखन जाइए, ठीक है ना, ਤੇ ਸਾਡੇ फ्रेंड्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ वो कहते हैं चलो यार तुम क्या करोगे मूवी देख के, वहां पे रैंप नहीं होगा, तो वो भी अवॉइड कर देते हैं कभी हमारे साथ जाना। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, देखो जिंदगी की ये रियलिटी है, बड़ा हार्ड ट्रुथ है ये, ठीक है ना। इनू समझना चाहिए है कि कदी कदार ना साडे फ्रेंड्स सानू इस करके नहीं पूछते कि सानू बुरा लग जाएगा, ਅਸੀਂ पिक्चर देखन नहीं जा सकते। मतलब बाहर जान दी तुसी गल कही, ਅਸੀਂ भी बाहर जाना कदी कदार अपना सोचते हैं, लेकिन अस पॉसिबल ही नहीं है, रैंप ही नहीं है। एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की होंदा है रैंप दा, एक व्हीलचेयर यूजर वास्ते। वैसे मैं क्रैचेस लेके कलीपर पाके चल लेना, लेकिन आजकल मैं आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नाल जूझ रहे हैं, तेन मैंने व्हीलचेयर यूज करने वास्ते थोड़े टाइम डॉक्टर ने किया है, ते जे मैं व्हीलचेयर ते बह जावां, मैं किथे तुर ही नहीं सकदा, मैं किथे जा ही नहीं सकदा, ठीक है ना। जे तुसी मनोगे, जे ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਵੀ ਰੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਰੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। बिल्कुल जोगिंदर, ਤੁਸੀਂ ठीक कह रहे हो कि जिंदगी इंजॉय करनी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। निपुण जी, जाते आते मैं आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि आम लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। उनको लगता है कि वो मदद करेंगे तो उनको तो अच्छा लगेगा, लेकिन जो मदद पा रहा है उनको भी अच्छा लगेगा। क्या ये वाकई सही है? क्या आज उन लोगों की वाकई मदद की जरूरत है? देखो, जब आप मदद की बात करते हो तो सिंपैथी की जरूरत तो हमें बिल्कुल नहीं है, हमें बेचारापन नहीं चाहिए। तो आई थिंक वो तो बिल्कुल सबको समझ लेना चाहिए कि हमें एज एन इक्वल ट्रीट किया जाए। हमें बेचारापन कोई भी इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं है। पर अगर मदद की बात करो तो मदद पे भी डिपेंड करता है आप क्या किस्म की मदद की बात कर रहे हो। अगर कोई व्हीलचेयर यूजर है जो कहीं फंसा हुआ या सीढ़ियों के ऊपर उठाने की अगर जरूरत है तो बिल्कुल हाँ, आपको आगे आके हेल्प करना चाहिए। अगर आप मॉल में हो और लिफ्ट में जगह नहीं है, आपको ऑब्वियसली व्हीलचेयर यूजर को प्रेफरेंस देनी चाहिए। पर अगर कोई व्हीलचेयर में कोई रोड पे कोई एक होए, तो ये ना हो कि आप अपने आप ही मदद के चक्कर में उनकी व्हीलचेयर धक्का देने लग जाओ या कोई ब्लाइंड इंसान को आगे देके लग जाओ। तो मदद जरूर करो, पर इज्जतदार तरीके से उनको पूछ के उनकी मदद करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि उनको आपकी मदद की जरूरत है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उम्दा तरीके ना तुसी ये निपुण जी गल कही है, और बहुत बहुत शुक्रिया निपुण मल्होत्रा जी, फैजल अशरफ जी, जोगिंदर सिंह सलोजा जी, क्योंकि अज तुहाडे वालों दिते गए एक विचार की एक बहुत वड्डी कीमत हैगी है। क्योंकि आम इंसान जिहड़े ने वो ये भुल जाते हैं कि पर्सनस विद डिसेबिलिटी नूं किस तरह की मदद की दरकार हैगी है। मदद जरूर चाहिए, बट बेचारापन नहीं चाहिए, जिवें निपुण जी ने किया हैगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर मेरे इतना ही मैं खास मेहमाना दा। ते जेकर तुहानू मेरा खास नजर पसंद आया होएगा तो जरूर साडे नाल तुसीं संपर्क कर सकते हो, अपने कमेंट तुसीं सानू जरूर भेज सकते हो। साडा ईमेल पता है info@cktimetv.com। तुसीं मैनू व्हाट्सएप राही भी संपर्क कर सकते हो। साडा व्हाट्सएप नंबर है +1 209 275 3038 ਅਤੇ मेरा फेसबुक पेज है @भलंदर ऑफिशियल। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ।